भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा कहें। संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर किस आर्टिकल को कहें? तो आर्टिकल 32 को कहें। ठीक है। और आपका इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या मतलब है? कोर्ट जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट हमको न्याय देगा आर्टिकल 32 के थ्रू और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के थ्रू। ठीक है। नहीं मिल रहा है। इसमें सुप्रीम कोर्ट 5 तरह का रिट जारी करता है। रिट मतलब एक तरीके से आदेश होता है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा, उसे रिट कहा जाता है। ठीक है। गुड मॉर्निंग मित्रों, मैं सौरभ पांडे आपका निखिल क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज आप लोग को लेके आए हैं मूल अधिकार का तीसरा और अंतिम भाग। ठीक है। तीसरा भाग 3 में भी है और 3 भाग भी इसको लगे कंप्लीट करने में। तो आपका अभी तक हम लोग आर्टिकल 28 तक पढ़ चुके हैं और आज बात करेंगे आर्टिकल 29 पर। 29 अनुच्छेद क्या कहता है? अगर आप इससे पहले 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो जरूर देख के ही तब 29 पे आइएगा। पहले से देखते आएंगे तो ज्यादा बेहतर समझ रहेगी। ठीक है। आर्टिकल 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। इसको प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो 1 by 1 चैप्टर वाइज रहेगा। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण यानी प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। अल्पसंख्यक वर्ग कौन है? हमारे यहाँ 2 तरीके से, भाषा के आधार पर किया जाता है, दूसरा धार्मिक आधार पर। अल्पसंख्यक जैसे कि हिंदू है, मेजॉरिटी कम्युनिटी बहुसंख्यक है। इनके अलावा जो लोग हैं, चाहे इस्लाम के हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, ये सब लोग क्या है? अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस प्रकार से? उनकी भाषा का, उनकी लिपि का, उनकी संस्कृति का, यानी कि उनकी लैंग्वेज का वो लोग अपने संरक्षण कर सकते हैं। वो लोग अपनी स्क्रिप्ट यानी लिपि को संरक्षित कर सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हैं प्रॉपर, और अपने लोगों में प्रचार प्रसार उसका कर सकते हैं। और संस्कृति का संरक्षण यानी कि कल्चर को भी अपने प्रोटेक्ट कर सकते हैं। कौन? अल्पसंख्यक वर्ग। यानी कि 29 और 30 में अल्पसंख्यक वर्ग के हितों की बात की जाती है, तो वही है। 29 में आपका है भाषा, लिपि और संस्कृति का वो लोग अपने संरक्षण कर सकते हैं। आर्टिकल 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना, प्रशासन करने अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने, प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। यानी राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अल्पसंख्यक वर्ग जो है अपने हिसाब से अपने शिक्षा संस्थान बना सकते हैं। आप कहीं भी देखे होंगे कि कहीं कहीं एंग्लो ओरिएंटल मुस्लिम इंटर कॉलेज दिखा होगा। वहां जाएंगे देखेंगे तो वहां पे सारे, चाहे ग्रुप डी, ग्रुप सी, ग्रुप बी, जितने भी टीचर, प्यून, सब लोग हैं, सब लोग एक इस्लाम कम्युनिटी से होंगे। क्रिश्चियन वाले में जाएंगे तो वहां भी, यानी अल्पसंख्यक वर्ग को अपने अनुसार अपना शैक्षणिक संस्थान बनाने का अधिकार है। उसमें सभी लोग अपने ही, उनके ही कम्युनिटी से बिलोंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक सामान्य स्कूल में सभी लोग के लिए सभी सीटें रिजर्व रहती हैं कम्युनिटी के बेसिस पर। ठीक है। जैसे जनरल है तो जनरल में इतने लोग हैं। अब जनरल में कौन कौन? किसी एक धर्म की बात तो है नहीं। जैसे मान लीजिए जनरल है तो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है। ठीक है। इसके अलावा इस्लाम में जाएंगे तो खान है, पठान है, वो लोग जनरल में आते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, क्रिश्चियनिटी में भी, बौद्ध में, जैन में, सब में, यानी जनरल एक कैटेगरी सरकार बनाई है तो सारे धर्मों के, सारे कम्युनिटी के लोगों का उसमें प्रतिनिधित्व। ओबीसी है तो ओबीसी में इस्लाम के भी ओबीसी आते हैं, क्रिश्चियन के भी ओबीसी आते हैं। तो जैसे सरकार उनको विभाजित की है उसी के अनुसार इन चारों में सभी लोग समाहित हैं, चाहे कोई भी इंडिया में। ठीक है। तो अल्पसंख्यक वर्गों के लोग अपनी शिक्षा संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं, उनका प्रशासन कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और इसके बाद आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था, राइट टू प्रॉपर्टी था। संपत्ति कितना वो रख सकते थे? एक तो संपत्ति रखने की स्वतंत्रता थी, जो 7 प्रकार की स्वतंत्रता भाग आर्टिकल 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी, जिसमें संपत्ति रखने की स्वतंत्रता थी, उसको भी हटा दिया गया था 44वां संविधान संशोधन से। और आर्टिकल 31 में संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति रखने का अधिकार एक मूल अधिकार था। कौन सा अधिकार था? एक मूल अधिकार था, जिसको हटा करके आर्टिकल 300A में रख दिया गया, जो कि एक केवल कानूनी अधिकार हो गया। मूल अधिकार अगर नहीं हमारा मिलता है तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं।
और सरकार को तमाम प्रोजेक्ट्स लाने थे, रेलवे, रोड, इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट है, ये सारी चीजों को प्रोजेक्ट लाने के लिए बाद में सब लोग कहेंगे हमारी संपत्ति से होके जा रहा है, हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, तो बहुत सारे प्रोग्राम डिले हो सकते थे। इसलिए सरकार ने 44वां संविधान संशोधन किया और संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया। ठीक है, हाँ, तो 300A में अब वो चला गया है, यहां से हट गया। आपको ये याद रखना है 44वां संविधान संशोधन 1978 से हटाया गया था, तो आर्टिकल 31 क्या हो गया, डिलीट हो गया है। ठीक है, इसके अलावा क्या आर्टिकल 32 में क्या कहा गया, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। इसको भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा कहें। संविधान की आत्मा भीमराव अंबेडकर किस आर्टिकल को कहे हैं, तो आर्टिकल 32 को कहे हैं। ठीक है, और आपका इसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या मतलब है, कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का, यानी जो भी ऊपर हम आपके आर्टिकल 12 से लेकर 14 से लेकर के आपके आर्टिकल 30 तक जो भी अधिकार नागरिकों को दिए गए हैं, वो अधिकार अगर हमको नहीं मिलते हैं तो वो अधिकार को पाना भी हमारा मूल अधिकार है। यानी इस संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत अगर हमारा मूल अधिकार नहीं मिल रहा है तो हमको अधिकार दिए गए कि आप क्या क्या कर सकते हैं। सीधे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हमको न्याय देगा आर्टिकल 32 के थ्रू और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के थ्रू। ठीक है, ये चीज है। तो कौन कौन से अधिकार है, जैसे मान लीजिए हमारा अधिकार नहीं मिल रहा है, इसमें सुप्रीम कोर्ट 5 तरह का रिट जारी करता है। रिट मतलब एक तरीके से आदेश होता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा, उसे रिट कहा जाता है। ठीक है, तो अगर हमारा कोई भी उपयुक्त अधिकार नहीं मिल रहा है मूल अधिकार का, तो हमको आर्टिकल 32 में बताया गया आप किस तरीके से अपने अधिकार को पा सकते हैं। उसमें सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार के रिट जारी करता है। कौन कौन से रिट हैं, तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोनों जारी कर सकता है। आर्टिकल 226 से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 से। तो पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी हैबियस कॉर्पस। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है कि अगर बाय द वे हमको बंदी बना लिया गया, ठीक है, और हम कह दिए कि भाई हमको गलत तरीके से बंदी बनाया गया, हमारा कोई जुर्म नहीं है, तो हम सीधे सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर देंगे और सुप्रीम कोर्ट कहेगा लाइए भाई उनको देखें, हम अपना तर्क देंगे और आपका पुलिस अपना तर्क देगा। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि नहीं ये तो गलत तरीका है, तो तुरंत के तुरंत वहीं से आपको छुट्टी मिल जाएगी। ठीक है, तो आपका बंदी प्रत्यक्षीकरण पहला आपका होता है, पहला रिट जारी करता है। किसी को अवैध रूप से बंदी बना लिया गया तो सुप्रीम कोर्ट में अपने वकील से दायर करवा सकता है। इसका दूसरा अधिकार है परमादेश रिट जारी करता है सुप्रीम कोर्ट, जिसको मैंडमस कहा जाता है। मैंडमस, परमादेश, इसका मतलब क्या है, परम आदेश है किसको, जब कोई भी सरकारी अधिकारी, सार्वजनिक अधिकारी होता है, अगर वो अपने कर्तव्य का पालन न करे तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा कि भाई आप सरकारी कुर्सी पर बैठे हैं जनता की सेवा करने के लिए और आप आराम से पान खा के बैठे हुए हैं, तो ऐसे नहीं चलेगा, आपको सेवा देनी होगी लोगों को। नहीं देंगे तो तुरंत ही आपको क्या करेगा, परमादेश। कोई भी हम गए ऑफिस में, ये काम ही नहीं कर रहे हैं, हम कहेंगे भाई हम मूल अधिकार के लिए, हमारा मूल अधिकार का, हमको सेवा पाने का अधिकार है, किसी विभाग में जाए तो वो नहीं मिला, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट तुरंत ही कौन सा रिट जारी करेगा, मैंडमस रिट जारी करेगा कि भाई आप क्या कर रहे हैं, काम करिए अपना। तो सार्वजनिक अधिकारों को कर्तव्य पालन करने का आदेश देता है। कौन से रिट के थ्रू, सुप्रीम कोर्ट, परमादेश के थ्रू। ठीक है, तीसरा है आपका प्रतिषेध लेख, यानी प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का क्या मतलब है, अधीनस्थ कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर की किसी वस्तु को होने पर। मतलब क्या है कि अगर कोई अधीनस्थ कोर्ट यानी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, सेशन कोर्ट है, या फिर स्पेशल बेंच है किसी कोर्ट की, वो कोई काम कर रही है, मान लीजिए 2 राज्यों के बीच का मामला है, तो उसको अगर कोई सबऑर्डिनेट कोर्ट देखेगी तो ये मामला गड़बड़ है ना, वो तो हाई कोर्ट भी नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट में चलना चाहिए ऐसे केसेस। तो क्या होता है कि कोई भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स यानी कि अधीनस्थ कोर्ट हैं, वो अपने क्षेत्राधिकार के बाहर के किसी मामले को अपने यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, तो तुरंत ही उस पे सुप्रीम कोर्ट चाहे हाई कोर्ट क्या करेगी, प्रतिषेध लेख जारी करेगी, प्रोहिबिशन का मतलब रुक जाइए, आप जो मामला डिस्कस कर रहे हैं आपके क्षेत्राधिकार से बाहर है, इसको रोक दीजिए, आप मत डिस्कस करिए। ठीक है, रोकने के लिए कोई भी उसको क्षेत्राधिकार से बाहर का मामला होने पर। नेक्स्ट है आपका उत्प्रेषण, सर्सियोरेरी। प्रतिषेध लेख के बाद कौन सा रिट जारी करती है सुप्रीम कोर्ट,
आपका सर्सियोरेरी। सर्सियोरेरी का क्या मतलब है? एक निर्देश होता है, एक इंस्ट्रक्शन होता है अधीनस्थ कोर्ट को कि जो केस आपके यहाँ आपके क्षेत्राधिकार से बाहर है उस केस को वरिष्ठ न्यायालय में भेजिए। आपके क्षेत्राधिकार से बाहर है तो उसको, जैसे मान लीजिए कोई कोर्ट आपका रोक दिया, प्रतिषेध लेख जारी करके अपने क्षेत्राधिकार से बाहर कोई कोर्ट, अपना अधीनस्थ कोर्ट कोई चर्चा कर रहा था किसी विषय वस्तु पर, तो रोक दिया किस लेख से? प्रोहिबिशन से। उसके बाद क्या करेगा? सर्सियोरेरी जारी कर देगा कि आप इसको कहां भेजिए? वरिष्ठ न्यायालय में भेजिए। तो ये होता है उत्प्रेषण। इसके बाद क्या होता है? लास्ट अधिकार परीक्षा लेख, यानी कि को वारंटो। क्या होता है? को वारंटो। को वारंटो का क्या मतलब है? ऐसे ये को वारंटो अधिकार परीक्षा लेख, यानी हम गए, मान लीजिए कोई है, अगर हम मान लीजिए गए किसी के ऑफिस में काम करवाने के लिए, तो साहब से काम करवाना था और साहब नहीं बैठे, उनके जगह उनकी कुर्सी पे कौन बैठा है? चपरासी बैठ गया है, प्यून जो है, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई आप तो, जैसे मान लीजिए हम कहीं सीधे अस्पताल में गए, अस्पताल में उनके जगह, उनके डॉक्टर के जगह कोई और बैठा होगा अस्पताल का आदमी, तो हमारा इलाज कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। यानी हमको सेवा पाना था डॉक्टर साहब से, डॉक्टर साहब है ही नहीं, जो बैठा है वो उसका काम ही नहीं है कुर्सी पर। तो क्या है? ये ऐसे पदाधिकारी को जारी होता है जो संवैधानिक रूप से उस पद का अधिकारी नहीं होता है, ठीक है। कोई आपका, जैसे कि उसको क्या बोलते हैं जो दवा देते हैं, दवा बेचते हैं, जो दवा वो वाले होते हैं, फार्मासिस्ट उस पर बैठा हुआ है उनकी कुर्सी पर। तो क्या होता है कि ऐसे पदाधिकारी को ये को वारंटो अधिकार परीक्षा लेख जारी करता है जो उस पद का संवैधानिक रूप से अधिकारी नहीं होता है। फार्मासिस्ट बैठा है, वो हमको नहीं दवा देगा, तो तुरंत ही हम कहेंगे कि हमारे मूल अधिकार का हनन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट अधिकार परीक्षा लेख जारी करेगा, भाई आप किस अधिकार से इस कुर्सी पर बैठे हैं। तो जो बैठा है उसको संतोषजनक आंसर देना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट में कि नहीं भाई हम इसलिए बैठे थे कि डॉक्टर साहब लंच पे गए थे, या कुछ भी जो भी उनको कहना हो वो अपना बता देंगे, इस कारण से हम बैठे थे कुछ देर के लिए, अभी आते तो हम उठ जाते। यानी कि अगर संतोषजनक उत्तर अगर वो आदमी जो कुर्सी बैठा था वो दे पाया तो ठीक, अदरवाइज उसको क्या करना पड़ेगा? रिजाइन देना पड़ेगा। अधिकार परीक्षा लेख ये होता है, यानी हम अपने उस अधिकारी को जारी करता है जो भी उस पद का संवैधानिक अधिकारी नहीं होता है, अधिकार नहीं रखता है, लेकिन उस कुर्सी पर उस पद पे बैठा हुआ है, तो उसके लिए अधिकार परीक्षा लेख जारी होता है, ठीक है। इसके बाद सारे केसेस जो मूल अधिकार से संबंधित है उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो इसके बाद क्या है कि जो भी हमारे केसेस हैं, मूल अधिकार से संबंधित केस हैं जो कि न्यूज में रहते हैं, उसको अब आगे हम लोग देख लेते हैं कौन कौन सा है। तो सबसे पहला केस आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। ये केस, जैसे ये सारे केस कब आए थे और क्या कहे गए थे, विशेषकर आप कब आए थे ये याद रखिएगा, ठीक है। 1967 में ये केस आया था सुप्रीम कोर्ट के सामने, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि सरकार जो है वो फंडामेंटल राइट यानी कि मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है। अच्छा, सरकार को यानी कि संसद को संशोधन करने का अधिकार किस आर्टिकल में है? तो 368 में है। 368 के तहत ही सारा संशोधन करती है सरकार। तो इस क्या कहा गया? गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 का क्या निर्णय था? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार मूल अधिकार में कोई बदलाव नहीं कर सकती है, जो भी करना है जो है वैसे ही रहेगा, कोई बदलाव नहीं कर सकती है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है? 1971 में 1971 में सरकार जो है 24वां संविधान संशोधन पास करती। 1971 24वां संविधान संशोधन, उसके जस्ट 4 साल बाद 24वां संविधान संशोधन 1971 कहती है कि आर्टिकल 13 में संशोधन कर देती है और कहती है कि हम फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकते हैं। आर्टिकल 13 में क्या था? आर्टिकल 13 में शुरू में ही बताए हैं कि आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है, 12 में स्टेट की परिभाषा दी गई है, 13 में कहा गया है कोई भी संघ या राज्य क्षेत्र मूल अधिकारों का हनन करने वाला कोई भी कानून नहीं बना सकता है, ठीक है। तो उसमें संशोधन करके कही कि हम फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकते हैं। ये 1971 में कहती है, 24वां संविधान के संशोधन के थ्रू सरकार संविधान में संशोधन कर दी, आर्टिकल 13 में ही संशोधन कर दी कि फंडामेंटल राइट का उल्लंघन जैसे कानून हम बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कौन सा केस आता? केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती वाद 1973 यानी 2 साल बाद, 24वां संविधान संशोधन के 2 साल बाद। इसमें सबसे बड़ी बेंच थी संविधान की अभी तक की,
13 जजों की बेंच बैठी थी। 13 जज की बेंच मिलकर के केशवानंद भारती केस में आई है। और इसमें क्या कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो गोलकनाथ केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था अपने निर्णय पर समीक्षा कर दी, उसको निरस्त कर देती है गोलकनाथ केस को। यानी जो सुप्रीम कोर्ट रोक लगाया था कि संविधान में संशोधन, मूल अधिकार में संशोधन सरकार नहीं कर सकती है, उसने निरस्त कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ही केशवानंद भारती में केस में कह दिया कि ठीक है, कर सकती है संसद, मूल अधिकार में संशोधन कर सकती है, ये केशवानंद भारती केस में कह देते हैं। यानी अपने ही निर्णय को, गोलकनाथ वाले केस को निरस्त कर देते हैं। जबकि इससे पहले सरकार भी एक संशोधन करके पास कर चुकी कि हम भी संशोधन कर सकते हैं, और इसका समर्थन कर देती है केशवानंद भारती केस। सुप्रीम कोर्ट केशवानंद भारती केस 1973 में सरकार के इस निर्णय का समर्थन कर देती है कि ठीक है, जो गोलकनाथ वाला केस का निर्णय दिया गया था वो गलत था, ठीक है, आप संशोधन कर सकते हैं। और क्या कहा गया, हाँ, संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है। इसी के अलावा संविधान के कुछ आधारभूत लक्षण तय किए गए, बेसिक स्ट्रक्चर, जैसे संविधान है तो उसका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर है, यानी मूल चीज है, ये संशोधन नहीं कर सकता है, ये तो बाद में कहानी होगी, पहले इस मूल स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर को तय किया गया। जैसे हम एक लोकतांत्रिक देश है, संसद कभी भी इसमें बदलाव नहीं कर, गणतंत्र यानी रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक देश है, गणतंत्रात्मक और लोकतंत्रात्मक देश है। हमारी जो न्याय व्यवस्था की जो प्रणाली है, यानी सुप्रीम कोर्ट की जो चीजें हैं उसमें आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। दूसरी, हमारे यहाँ संविधान की सर्वोच्चता है, यानी सबसे सुप्रीम कौन है, संविधान है, ये हमारे मूल आधारभूत लक्षण है, इसमें संविधान संशोधन नहीं कर सकती है संसद, ठीक है। तो इसमें मूल जो आपके आधारभूत चीजें हैं, बेसिक स्ट्रक्चर है संविधान का, उसको तय किया गया, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति का निर्वाचन किस तरीके से होगा, ये आधारभूत लक्षण है संविधान के। हम लोकतांत्रिक देश हैं, हम पंथ निरपेक्ष यानी सेक्युलर देश है, ये संविधान के मूल लक्षण है, इनको तय करती है, यानी बेसिक स्ट्रक्चर को तय किया जाता है। किस केस में, केशवानंद भारती केस में 1973 में आधारभूत लक्षण को तय किया जाता है कि ये चीजें हमारी आधारभूत लक्षण है, ये तय किया जाता है। इसमें संशोधन होगा नहीं होगा वो आगे देखा जाएगा। तो आधारभूत लक्षण तय किया जाता है किस केस में, केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस में ही सुप्रीम कोर्ट बोल देता है कि संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन कर सकती है, जबकि इससे पहले गोलकनाथ में मना की थी, लेकिन इसमें कह देती है कि ठीक है आप संशोधन कर सकते हैं। इसके अलावा इसके बाद क्या करता है, उसके 3 साल फिर बाद 1976 में 42वां संविधान संशोधन सरकार लेके आती है, और क्या कहती है कि जो संविधान संशोधन प्रणाली है उसके क्लॉज 4 और क्लॉज 5 368(4) और 368(5) जोड़ती है, ठीक है। उसमें क्या कहती है कि संसद द्वारा किए गए कोई भी संशोधन, खास करके फंडामेंटल राइट में हम संशोधन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन नहीं कर सकता है, प्रश्न नहीं कर सकता है। यानी अगर इनको सुप्रीम कोर्ट खुद ही कह दी चलिए भाई आप संशोधन कर सकते हैं, लेकिन अब एक कदम आगे बढ़कर सरकार क्या कर देती है 1976 में कि हम संशोधन तो कर ही सकते हैं, तो आप भी कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन हम संशोधन करेंगे, आप उस पर क्वेश्चन भी नहीं करेंगे। यानी जो जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट है, जो न्यायिक पुनर्विलोकन का कॉन्सेप्ट है, उसको भी नकार देती है संसद। कहती है कि हम मनमर्जी से संशोधन कर सकते हैं, आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो आप जब सीमा क्रॉस कर जाएंगे तो परेशानी आएगी। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय आता है, मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ केस जो होता है, इस केस में 1980 में, यानी कि इसके 4 साल बाद, मिनर्वा मिल्स वर्सेस भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट ने जो आधारभूत लक्षण तय किया था केशवानंद भारती केस में, कहा कि अगर आधारभूत लक्षण में फंडामेंटल राइट भी डाला है, फंडामेंटल मूल अधिकार भी क्या है, संविधान का आधारभूत लक्षण, बेसिक स्ट्रक्चर है। अगर आधारभूत जो लक्षण दिए हमने, बेसिक स्ट्रक्चर तय किए, उसमें आप संशोधन करेंगे तो ये सुप्रीम कोर्ट का क्षेत्राधिकार के भीतर का चीज है, हम उस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हमने इतनी फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई थी आपको, लेकिन आपने समझा नहीं उसको, उसका मिसयूज करने लगे, तो लीजिए हम निर्णय दे रहे हैं क्या, हमको जुडिशियल रिव्यू का पावर है।
अगर आधारभूत लक्षण से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ हुई तो हम उसको जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं। यानी सीधे सीधे 42वां संविधान संशोधन ये जो किया गया था वो निरस्त हो जाता है इस निर्णय के आते ही। वो कह दिया कि आप प्रश्न नहीं कर सकते, इसने कह दिया हम प्रश्न कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि हम जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकते हैं, आप कोई भी संशोधन करेंगे, हम देख लेंगे कि ठीक नहीं है अगर कानून तो उसको निरस्त कर देंगे। जुडिशियल रिव्यू का ये मतलब होता है। अगर फंडामेंटल राइट में जो आप संशोधन कर रहे हैं संविधान के अनुरूप नहीं है, हमारे मौलिक नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करता है, तो हम उस पर क्वेश्चन करके उसको नल कर सकते हैं यानी निरस्त कर सकते हैं। ये कहता है आपका यानी 42वां संविधान संशोधन में किया गया संशोधन वो क्या हो जाता है, निरस्त हो जाता है। तो ये कुछ प्रमुख केसेस थे, इनका टाइमलाइन याद रखिएगा कौन से केस क्या है। अगर ये आप याद कर रख सकते हैं कि किसमें क्या कहा गया तो बहुत ही अच्छी बात होगी। हालांकि ये सी और डी ग्रुप में नहीं पूछा जाएगा। सी और डी ग्रुप में क्या है आपका ये केस और उनका ईयर याद रखिएगा। ग्रुप बी के कुछ एग्जाम्स होते हैं जिसमें इस तरीके के क्वेश्चन कहे जाते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है और उसमें किस तरीके से 24वां संविधान संशोधन आया था। चलिए, तो यही था आपका मूल अधिकार चैप्टर, यहीं पे आप समाप्त होगा। इसके बाद हम लोग देखेंगे मौलिक कर्तव्य और डीपीएसपी। और आप सेशन पसंद आ रहा है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।